आइए मित्रों, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में हमने आपको इससे पहले 5 वीडियो में ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को डिटेल में समझा दिया है तथा जिसमें हमने पिरामिड भी आपको समझा दिया है। आइए उसकी प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तरी की ओर चलें तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक जो है आपके लिंडमान, टांसले, हैकल, ल्यूवेनहॉक। तो आपको उसमें हमने बताया भी है। वैसे इसमें ऑप्शन जो है हैकल जो है पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं, तो पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे हैकल। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? ये दोनों शब्द समान लगते हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। इसको विस्तृत समझने के लिए आप इससे पहले जो हमने वीडियो लोड किए हैं उसको अवश्य देख लेना। और पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों को हमने अच्छी तरीके से समझाया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की ओर चलें तो लिंडमान, टांसले, हैकल और ल्यूवेनहॉक। तो ये हैकल तो हैं आपके पारिस्थितिकी के, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र जब आएगा तो टांसले होगा। और जब तंत्र जुड़ जाएगा, तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, तो ता से तंत्र और टांसले, आप याद रखना टांसले हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के। इसके आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो पारिस्थितिकी तंत्र के में उत्पादक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें उत्पादक कौन होते हैं? तो जीवाणु, शैवाल, पेड़ पौधे, ये सभी। तो देखा जाए शैवाल और पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि ये हरे होते हैं और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु भी जो होते हैं रसायन संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। वैसे शैवाल पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रसायन संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिरामिड की संकल्पना किसने दी है? तो पिरामिड की संकल्पना की ओर चलें तो लिंडमान, अल्टन, टांसले, हैकल। तो आप पिरामिड की जो संकल्पना है इसको भी हमने विस्तृत रूप से बताया है। तो ये अल्टन ने दिया था, अल्टन। इसके आगे चलते हैं, निम्न खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला दी गई है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। घास का मैदान, टिड्डा, मेढक और सर्प में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है? सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कौन होता है? तो सामान्यतः देखा जाए सर्वोच्च उपभोक्ता में चील, मोर, शेर, बाघ इत्यादि आते हैं। लेकिन इसमें खाद्य श्रृंखला पूछ रहा है, जो दी गई खाद्य श्रृंखला, तो उसके अनुसार इसमें कौन है? तो टिड्डा, मेढक, सर्प, चील। तो इस प्रकार देखा जाए इसका उत्तर, इसमें देखा जाए तो सर्प सबसे ऊपर है, तो सर्प इसका आंसर होगा। वैसे अगर जो पूछा जाता कि खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है, तो आप चील कहते हैं, लेकिन श्रृंखला दी है तो आपको इसमें सर्प करना होगा। आगे चलते हैं, किस स्तर के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो सदैव सीधा बनने के लिए हमने आपको वीडियो में बता रखा है, उसको आप ज़रूर एक बार वॉच कर लेना ताकि आप ये प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। जबकि पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से कोई भी कंपटीशन या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या अन्य किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम है, उसमें भी ये कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड। जिनमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि ऊर्जा एक व्यक्ति से या एक जीव से जब दूसरे जीव में जाती है तो कुछ परसेंट कम हो जाती है। इसे उत्तर दिया था जो हमारे वैज्ञानिक हैं लिंडमान, उन्होंने स्पष्ट किया था कि ऊर्जा 10% ही दूसरे जीव में जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर ऊर्जा कम होती जाती है, अतः हम कह सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवों के ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का सिद्धांत किसने दिया है? तो 10% का सिद्धांत हमने अभी बताया था, अल्टन, लिंडमान, ल्यूवेनहॉक। तो लिंडमान ने दिया था, जिससे ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो 10% ही पहुंच पाती है, जबकि 90% ऊर्जा जो है उसी जीव में यूज हो जाती है, प्रयोग कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं लिंडमान का 10% का ऊर्जा स्थानांतरण सिद्धांत।
आगे चलते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन से की गई? तो एक है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सभी लोग इससे परिचित हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कभी कभी अब थोड़ा टिपिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टिपिकल प्रश्न पूछे जाने में कभी ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो इस प्रकार, इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में हुआ था और इसी सम्मेलन से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जबकि मॉन्ट्रियल सम्मेलन सन 1987 जो हुआ था, ये ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है, तो ये ओजोन परत क्षरण के लिए हुआ था। जबकि पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में जो हुआ था, इसे हम रियो डी जनेरो के रूप में से भी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ही हुआ था। क्योटो सम्मेलन सन 1997 में ये जो हुआ था, ये कार्बन का उत्सर्जन जो है आजकल विभिन्न फैक्ट्रियों उद्योगों के कारण हो रहा है। क्योटो सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात की गई थी कि कम से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन किया जाए। आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक में किस प्रकार की जीव प्रजातियां होती हैं? तो रेड डाटा यानी इसमें जो जातियां समाप्त होने वाली हैं या समाप्त हो चुकी हैं, जैसा कि लिखा ऑप्शन में विलुप्त हो गई हैं, जिन जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, या जिनकी संख्या बहुत कम हो, या विलुप्त होने वाली हो। तो इस प्रकार देखा जाए, विलुप्त प्रजातियां जो बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं, उन जातियों को रेड डाटा बुक में रखा गया है। ICUN के तहत ये रेड डाटा बुक बनाई गई थी, जिसमें ये सब जानकारी, जिनकी संख्या बहुत कम है, विलुप्त होने वाली हैं, इन सारी जातियों की जानकारी मिलती। फिलहाल रेड डाटा बुक में विलुप्त जातियों को रखा गया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारतंत्र कौन है? पारतंत्र मतलब पारस्की तंत्र। तो समुद्र है, जंगल है, खेत है, तालाब है। इसमें जीव एक दूसरे में अंतःक्रिया करके जो है पेड़ पौधे और जंतु रहते हैं और आपस में भोजन का स्थानांतरण करते हैं। तो देखा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो आपको लग रहा होगा कि समुद्र सबसे बड़ा परितंत्र है, जिसमें जीव संख्या अपना निवास करती है और भोजन का स्थानांतरण करते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में अपघटन करता है। अपघटन करता मतलब कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपघटक होते हैं? शैवाल, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो इसमें जीवाणु जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, यानी जो मृत शरीर जो होते हैं, जैसे जीव, पेड़ पौधे जो भी नष्ट होते हैं, उनके जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बांटने का काम जो करते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं या अपघटनकर्ता कहते हैं। तो जीवाणु होते हैं और कवक। जबकि कुछ लोग विषाणु को मानते हैं, लेकिन विषाणु किसी भी प्रकार नहीं होता है, इसको भूल से भी मत करना। शैवाल आपके स्वपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ जंतु होता है जो परपोषी होता है। इस प्रकार जीवाणु जो होते हैं वो हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी का ऐसा कौन सा जीव है जो स्वपोषी है? पृथ्वी का ऐसा कौन सा जीव है जो स्वपोषी है? यह मिसप्रिंट था ऐसा। तो ऐसा कौन सा जीव है? तो अमीबा, अभी हमने बताया था परपोषी होता है, यानी उपभोक्ता में जाएगा। मानव भी उपभोक्ता होता है। युगलीना जंतु होता है, मच्छर भी उपभोक्ता होता है। जबकि युगलीना एक ऐसा प्राणी है जिसमें हरित लोग भी उपस्थित होते हैं। इससे तात्पर्य ये होता है कि ये स्वयं भोजन का निर्माण कर सकता है। और युगलीना को हम जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी भी कहते हैं, यानी वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी को माना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा युगलीना। एक वृक्ष का जैव संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो जैव संख्या की बात कर रहा है, यानी हमने आपको बताया था पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, जैव, और साथ में होता है जैव भार का पिरामिड। अब संख्या की बात की जाए तो आप ये हमेशा सोचना, उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, उससे कम तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब वृक्ष की बात करें तो एक वृक्ष, कोई एक ही वृक्ष हम अगर ले लें तो वृक्ष एक होगा, उस पर रहने वाले चिड़िया या अन्य
जंतु जो रहते हैं वो कम रहेंगे, उससे अधिक होंगे, 2 या 4 5 6 7 8 10 कितने भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार एक वृक्ष पे कई सारे जंतु रह सकते हैं और उस जंतु पर एक एक जंतु पर ना जाने कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इसके अतिरिक्त ना जाने कितने जैसे जू हैं, किल्ली हैं आदि कई सारे जीव रहते हैं। तो यानी धीरे धीरे संख्या ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, यानी पिरामिड ये इसका उल्टा बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। इस प्रकार एक वृक्ष का जैव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा। घास का मैदान तथा तालाब के परितंत्र का ऊर्जा पिरामिड होगा, यहाँ पर बड़ा होगा, ऊर्जा पिरामिड होगा। तो आप जरा ध्यान देना, घास का मैदान ले लिया जाए और तालाब के परितंत्र, 2 परितंत्र ले लिए जाएं, तो इसके ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा। तो आपको हमने बताया है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। इसमें लिखा उल्टा बनेगा सीधा, यानी घास का उल्टा बनेगा तालाब का सीधा, या घास का सीधा तालाब का उल्टा, या दोनों सीधा बनेंगे या दोनों उल्टा बनेंगे। तो हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड, इसमें बिना कुछ सोचे समझे आपको यही लगाना है। और इसको आप वॉच करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसके द्वारा आप पर्यावरण यानी पास्की तंत्र से कोई भी प्रश्न इससे मिस नहीं होगा और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसको आप वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके आगे चलते हैं। पर्यावरण एवं जीवों के आंतरिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, यानी पर्यावरण और जीव जो होते हैं उनके आंतरिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पर्यावरण जीवों के आंतरिक संबंधों का अध्ययन जो कहलाता है वो पास्की के अंतर्गत आता है। इसे हम इकोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, यानी पर्यावरण जो चारों तरफ अध्ययन करते हैं और जीव भी उसमें यदि आ जाते हैं तो पास्की होता है। और पास्की तंत्र की बात की जाए तो जीवों के आंतरिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाए, आपस में भोजन पोषण के लिए आश्रित होते, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। जबकि पास्की एक शाखा है जीव विज्ञान की, यानी इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। पर्यावरण बायोम ये नहीं होंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर देखा जाए 1971 में, 1992 में, 1970 में, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था, क्योंकि टाइगर की धीरे धीरे संख्या कम हो रही है, इसको देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर जो हैं यानी इनके संरक्षण किया जा सके, इनको बचाया जा सके। और आज इनकी संख्या बढ़ी भी है और इस प्रकार सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर टाइगर की देखी जाए तो भारत में ही है। और भारत के किस राज्य में है, तो राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और नंबर 2 पर है कर्नाटक। इस प्रकार आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान बना था। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जहाँ पर बाहर से आवागमन, शिकार करना, वहाँ पर लकड़ी काटना आदि सब मना होता है। इस प्रकार जिम कॉर्बेट पार्क सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था और जहाँ पर जंतुओं जीवों का संरक्षण किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका ये, इसमें बब्बर शेर जो कि गुजरात में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। पास्की तंत्र के प्रमुख घटक हैं। तो पास्की तंत्र के प्रमुख घटक की अगर जो बात की जाए तो नंबर 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो पास्की तंत्र के प्रमुख घटक की बात की जाए तो 2 होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक 2 घटक होते हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्न में किसको शाकाहारी कहते हैं। तो निम्न में शाकाहारी किसको कहते हैं, तो उत्पादक जो होते हैं उन्हें हम स्वापोषी कहते हैं और साथ में ये उत्पादक भी कहे जाते हैं। प्राथमिक भोक्ता वे होते हैं जो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं। और प्राथमिक भोक्ता पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें हम द्वितीय भोक्ता, ये मांसाहारी होते हैं। और जो इनको भी ग्रहण करते हैं उन्हें हम तृतीय भोक्ता, ये सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार देखा जाए इसमें शाकाहारी कौन है, तो प्राथमिक भोक्ता हो जाएगा शाकाहारी, जबकि द्वितीय भोक्ता हो जाएगा मांसाहारी। तो इस प्रकार प्राथमिक भोक्ता जो है आपका उत्तर ये हो जाएगा।
इस प्रकार इसको आप देखना, इसको एक बार वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना, प्लीज़ एक बार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इसी प्रकार हम अन्य वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमने पास्की एवं पास्की तंत्र के जो वीडियो दिए हैं उनको एक बार ज़रूर देखना। धन्यवाद।